नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ साइंसेज, SOS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, PGDSD, हिंदी। मिति 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इकाई 12 केस अध्ययन और विकल्प। 12 1 प्रस्तावना। पिछली इकाई में हमने सतत विकास में जन प्रयासों, पीपल्स इनिशिएटिव्स की भूमिका पर चर्चा की, जिससे हमें पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलती है। इस इकाई में हमने पर्यावरण से जुड़े इन मुद्दों के समाधान के संदर्भ में केस अध्ययनों और विकल्पों की व्याख्या का प्रयास किया है। जैसा कि हम जानते हैं, आज जिस भूमंडलीकरण की पूरी दुनिया में गूंज सुनाई दे रही है, उसके कई आयाम हैं। इस इकाई में ऐसे ही कुछ आयामों और पर्यावरण के लिए उनके निहितार्थों पर विचार किया गया है। भूमंडलीकरण की अवधारणा नई नहीं है, किंतु भूमंडलीकरण आज सुर्खियों में है। यह शायद इसलिए है क्योंकि पिछली शताब्दी में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और पिछले दशक में तो ऐसा विशेषकर हुआ है। शीत युद्ध के समाप्त हो जाने से दुनिया के उन राष्ट्रों और क्षेत्रों के बीच संवाद संभव हुआ है जो पहले एक दूसरे को अपना शत्रु मानते थे। वहीं आज राष्ट्रों के रूप में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने, नरसंहार के दोषियों को सजा देने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इस इकाई में भूमंडलीकरण और पर्यावरण के अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध पर विचार किया गया है और पर्यावरण के संदर्भ में भूमंडलीकरण के विभिन्न अनुभवों और निहितार्थों की थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि देने का भी प्रयास किया गया है। भूमंडलीकरण के प्रति सभी की दृष्टि सकारात्मक नहीं है। भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले और वैश्विक व्यापार के सहभागी जब कभी वैश्विक व्यापार नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण निर्णय करने हेतु अपनी 1998, दिसंबर 1998, मार्च 1999, अगस्त 1999, अक्टूबर 1999 में रैलियां हुई और उनमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इससे पूर्व बौद्ध धर्म स्वयं अहिंसक है। जहां इस समिति का स्पष्ट दर्शन गांधीवादी सामाजिक कार्यवाही के अध्ययन पर आधारित अहिंसक विरोध प्रदर्शन है, वहीं इन रैलियों में अत्यंत प्रतीकात्मक हिंसा भी शामिल रही है, जैसे कंपनी का मैकमोरन का लेबल लगा पुतला और श्रीलंका के राष्ट्रपति का पुतला फूंकना और आक्रोश प्रकट करते नारे और हावभाव का प्रयोग और मरते दम तक लड़ते रहने का वादा। सचमुच स्थानीय विरोध आंदोलन के नेता परमपूज्य एम. पियर्तना ने शपथ ली है कि यदि उनके तर्क नहीं सुने गए तो वह ऐसा ही करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति और अमेरिकी राजदूत के साथ कई बैठकों के बाद और सैकड़ों पूज्य बौद्ध भिक्षुओं के हस्ताक्षर वाली याचिकाएं देने और सिंहली अखबारों में विचारोत्तेजक लेख छपने के बाद सरकार ने अंततः इस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। 12.6 जन प्रतिरोध। भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलनों ने पिछले कुछ एक वर्षों में तेजी पकड़ी है। यह बहुत पहले की बात नहीं है कि दुनिया के कई हिस्सों में राष्ट्रीय सरकारों के अधिक खुलेपन हेतु अथवा समान अधिकारों हेतु अथवा अधिक लोकतंत्र हेतु विभिन्न आंदोलन हुए हैं। यह भी बहुत पुरानी बात नहीं है कि पर्यावरणविद प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य के बचाव के अधिकार के लिए या फिर पर्यावरण को प्रभावित कर सकने वाली आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में अपनी बात सुने जाने के लिए सरकार और उद्योग से लड़ाइयां लड़ रहे थे। भूमंडलीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले उन्हीं कुछ खामियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो वैश्विक स्तर पर पाई जाती हैं और जिनका आरोप अतीत में राष्ट्र राज्यों पर मढ़ा गया है। जिन लोगों की आवाज आसानी से नहीं सुनी जाती, उनके लिए भूमंडलीकरण के क्या अर्थ हैं? जो लोग बोल नहीं सकते, अन्य प्रजातियां अथवा भावी पीढ़ियां, उनके लिए भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? ये विरोध आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान उन सरोकारों की ओर आकर्षित करते हैं
जिनका संबंध उन वैश्विक संस्थाओं से है जो राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में अतीत में स्थापित की गई हैं। मुंबई में 2004 में संपन्न विश्व सामाजिक मंच की संकल्पना एक ऐसे स्थान के रूप में की गई थी जिसमें इस दुनिया के अनेक विरोधाभासों का अथवा अधिक सटीक रूप में कहें तो उन विरोधाभासों का विश्लेषण और आलोचना की जाएगी जो एक नवोदारवादी विचारधारा से उपजते हैं, जो आर्थिक भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सहायक हैं। इसमें 1 लाख से भी अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 15,000 तो 130 देशों से आए गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, वामपंथी राजनीतिक दलों, चर्चा और विकास अभिकरणों के प्रतिनिधि थे। मंच ने इनमें से 1,200 को एक मंच प्रदान किया जहां वे जैविक खेती, इराक पर कब्जा, HIV एड्स, लिंग और व्यापार जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते थे। पिछले मंचों के मुकाबले यहां महिलाओं और युवाओं की भागीदारी काफी अधिक थी। हर एक मुद्दे पर सहमति असंभव नहीं तो कठिन अवश्य थी, किंतु यह स्पष्ट था कि मंच के नारे एक और दुनिया संभव है ने इसमें हिस्सा ले रहे सभी के दिल-दिमाग और कल्पना को प्रभावित किया। विश्व सामाजिक मंच WSF एक ऐसा स्थान साबित हुआ है जहां न केवल आलोचना और निंदा की जा सकती है बल्कि नए विचारों और संघर्ष के रूपों के उदय का मौका भी दिया जा सकता है, एकजुटता बनाई जा सकती है और यह दिखाया जा सकता है कि एक और दुनिया सचमुच संभव है। इसी तरह विश्व व्यापार संगठन की व्यापारिक बातचीत के चक्रों के दौरान होने वाले विरोध प्रदर्शन भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के प्रति लोगों के प्रतिरोध का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बैठकें आयोजित करते हैं तो लाखों लोग विरोध प्रदर्शन करने और इस प्रक्रिया का सीधा विरोध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इसका नवीनतम उदाहरण कानकुन विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मंत्री स्तर का सम्मेलन है जो अंततः वैश्विक व्यापार से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी निर्णय लिए बिना समाप्त हो गया। कभी-कभी ये विरोध हिंसक भी हो जाते हैं और उनके परिणामस्वरूप आत्मदाह और पुलिस फायरिंग तक की नौबत आ जाती है। क्यों? भूमंडलीकरण में आखिर ऐसी डरावनी क्या बात है? इसका ऐसा विराधे क्यों हो रहा है? शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। लोकतंत्र विजयी रहा है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक मान्यता मिल रही है। क्या यह नई वैश्विक स्थिति भूमंडलीकरण के लिए सहायक नहीं होनी चाहिए? क्या हम सभी भूमंडलीकरण नहीं चाहते? क्या हम सभी यह नहीं चाहते कि दुनिया के देशों में और भी निकटता बढ़े? हमें भूमंडलीकरण को अच्छा या बुरा नहीं समझना, बल्कि हमें तो भूमंडलीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानना होगा जो अब चलती ही रहेगी और कई तरह से यह अनिवार्य भी है। साथ ही हमें इसे स्वीकार्य मानकर नहीं रह जाना है और इसे समझने का और इसके निहितार्थों पर चिंतन का प्रयास करना है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय निहितार्थों पर चर्चा कर सकेंगे। नवोदार तथा वैश्विक आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विभिन्न विकासशील देशों के अनुभवों को विस्तार से समझ सकेंगे। दक्षिण एशियाई देशों में भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय निहितार्थों की व्याख्या कर भूमंडलीकरण के वर्तमान स्वरूप के विकल्पों की विवेचना कर सकेंगे। 12.2 भूमंडलीकरण के निहितार्थ। भूमंडलीकरण के विभिन्न रूप क्या हैं और शासन, स्वतंत्रता, वैधता तथा जवाबदेही के लिए इसके क्या अर्थ हैं? हम जिस पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं उसके लिए भूमंडलीकरण के क्या अर्थ हैं? जैसा कि कुछ लोगों का तर्क है, क्या भूमंडलीकरण पर्यावरण को बचाने में हमारी सहायता करेगा? या फिर पर्यावरण स्वयं ही पर्यावरण के लिए खतरा है? अब हम भूमंडलीकरण और पर्यावरण से जुड़े कुछ और मुद्दों को लेते हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि पर्यावरण में भूमंडलीकरण को भी प्रभावित करने की सामर्थ्य है। पर्यावरण के कमजोर होने से
उसका स्तर गिरने से जबरदस्त क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव पड़ सकते हैं। हमारी आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां जिन्हें भूमंडलीकरण की सहायता से बढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचा रही हैं, जिनमें से कुछ की तो भरपाई हो ही नहीं सकती। हम जो जीवाश्मी ईंधन को अधिकाधिक जलाते चले जा रहे हैं, उससे विश्व भर में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है। हम तो यह भी नहीं जानते कि जलवायु परिवर्तन के पूरे परिणाम क्या हो सकते हैं, किंतु यह तो हमें पता है कि ये परिणाम भयंकर हो सकते हैं। समुद्रों का स्तर बढ़ सकता है। मौसम की चरम अवस्थाएं अधिक आम हो सकती हैं। मौसमों का स्वरूप एवं उसका चक्र बदल सकता है। कुछ प्रजातियां नष्ट हो सकती हैं। पर्यावरण के स्तर में व्यापक रूप में होने वाली इस गिरावट के परिणामस्वरूप जो आर्थिक उथल-पुथल होगी, वह भीषण ही होगी। इसके अन्य उदाहरणों को ले तो दुनिया के उष्णकटिबंधीय वनों का तेजी से विनाश होगा, समुद्रों में मछलियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होगी, स्वच्छ जल के स्रोत तेजी से घटेंगे। हालांकि यह सब इतनी तेजी से नहीं होगा जितना कि पॉल एरलिख और औद्योगिकीकरण के अन्य पर्यावरणीय आलोचकों ने भविष्यवाणी की है, फिर भी यह हो तो रहा ही है। क्या हमारी पीढ़ी को यह अधिकार है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लालच से घायल हुई पृथ्वी छोड़कर जाएं? क्या हमें यह अधिकार है कि हम भूमंडल के कुछ हिस्सों के निवासियों को और भी बड़े पर्यावरणीय दबावों को झेलने के लिए सिर्फ इस कारण से अभिशप्त कर दें क्योंकि हम और अधिक आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जो जीवाश्मी ईंधनों की खपत पर टिकी है? यदि अब हमने इस ओर अधिक ध्यान देना शुरू नहीं किया कि आर्थिक गतिविधियां, रहन-सहन के ढंग और जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है, तो निश्चय ही हमें भविष्य में और भी अधिक पर्यावरणीय पलायन देखने को मिलेगा। आज भी राज्य-विहीन लोगों की संख्या 2 करोड़ तो पहुंच ही चुकी है। इस संख्या में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अकेले चीन में ही लगभग 10 करोड़ प्रवासी हैं। ये वे लोग हैं जो खेती के कामों में गिरावट आने के दौरान नौकरियों की तलाश में गांवों से शहरों को चले जाते हैं। इससे भी शहरी पर्यावरण पर काफी दबाव पड़ता है। पर्यावरण का स्तर गिरने से व्यापक पैमाने पर रेगिस्तान बन सकते हैं, खेती योग्य भूमि नष्ट हो सकती है, आजीविका के साधन जैसे मछली उद्योग नष्ट हो सकते हैं। वैश्विक निगमों, बीमा कंपनियों और सहायता संस्थाओं के लिए इसके बड़े निहितार्थ हो सकते हैं। इससे व्यक्तियों के स्तर पर भी घोर निराशा की स्थिति पैदा हो सकती है। पर्यावरण के स्तर में आने वाली गिरावट को बीमारी फैलने से जोड़कर देखा जा सकता है। दुनिया में युद्ध के मुकाबले बीमारी से अधिक संख्या में लोग मरे हैं। ब्लैक डेथ जैसे महाप्लेगों ने 4 में से 1 व्यक्ति की जान ले ली थी। प्रथम विश्वयुद्ध में गोलियों और बमों से इतने लोग नहीं मरे थे जितने फ्लू से। अब इस बात को लेकर अधिक चिंता की जा रही है कि जो बीमारियां इस समय नियंत्रण में हैं, वे फिर लौट सकती हैं। मलेरिया ऐसी ही एक बीमारी है। अब अधिक समुदायों के तूफानों, बाढ़, सूखा अथवा बढ़ते तापमान जैसी मौसम की गंभीर स्थितियों से क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट होने के फलस्वरूप पर्यावरण के विनाश के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहायता तंत्र और बीमा कंपनियों पर और अधिक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पर्यावरण का स्तर गिरने से आर्थिक विकास के लाभ व्यर्थ हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, चीन अब इस बात को समझ रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण मात्र अमीरों के ऐश की चीज नहीं है। प्रदूषण से चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कृषि उत्पादों की क्षति हो रही है, काम के घंटों की बर्बादी हो रही है और सेहत पर अधिक खर्च हो रहा है। पर्यावरण का स्तर गिरने के कारण मौजूदा नृजातीय तनाव और भी बढ़ सकते हैं और उनके परिणामस्वरूप गृह युद्ध भी हो सकते हैं। कोरिया युद्ध के बाद से रूस, जापान, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया और चीन के बीच कई विवाद हो चुके हैं। इनमें से कई विवाद मछली मारने के अधिकार को लेकर हुए हैं। इन विवादों के चलते अप्रत्याशित संख्या में लोग मरे हैं,
क्योंकि मछुआरे और तटरक्षक उन नावों पर गोलियां दाग देते हैं जिन्हें वे समझते हैं कि वे सीमा का अतिक्रमण कर रही हैं। भूमंडलीकरण से पर्यावरण को क्षति। खाड़ी सहयोग परिषद स्थित पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूमंडलीकरण तो पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचा रहा है, जिससे मानव जाति का भावी अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण तथा सुरक्षित क्षेत्र प्राधिकरण एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टेड एरियाज अथॉरिटी (EPA) के अनुसंधान तथा अध्ययन के अध्यक्ष डॉ. उमर अब्दुलाजीज का कहना है कि जहां औद्योगिक क्रांति के कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, वहीं आज का आर्थिक भूमंडलीकरण इस असंतुलन को उस अवस्था में ले जा रहा है कि आज यह इस ग्रह पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही गंभीर खतरा बन गया है। ओमान के वित्त मंत्रालय के एक आर्थिक विशेषज्ञ डॉ. बदरुद्दीन अब्दुल रहीम कहते हैं, वर्तमान पीढ़ी को कुछ परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश से बचना चाहिए और इसे भावी पीढ़ियों पर छोड़ देना चाहिए जो पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को एक अधिक पूर्ण तथा आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में होंगी, जैसा कि अन्य सम्मानित अर्थशास्त्रियों का सुझाव है। एक समग्र परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य अंधकारमय भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक नाजुक पर्यावरणीय तंत्र के असंतुलन द्वारा दिए जा रहे अनेकानेक संकेतों को लगातार अनदेखा किए जा रहा है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच अच्छा संतुलन रहे तो वह अपने आप में सतत होगा और भविष्य में भी बना रहेगा। इसके लिए मुख्य सुझाव ये हैं कि इस मुद्दे पर और अधिक जन चेतना बनाई जाए, पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को स्पष्ट किया जाए, पर्यावरण के विनाश के खतरे को विशेषकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया जाए और हमारे अपने दैनिक कार्य चक्र के भीतर स्वस्थ पर्यावरणीय तंत्र को शामिल करने की संभावना को सक्रियता से टटोला जाए। 12.3 भूमंडलीकरण पर बहस। बहुत से लोग भूमंडलीकरण, एक वैश्विक संस्कृति के विस्तार, वित्तीय तथा आर्थिक अंतर्निर्भरता की मजबूती और ज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रतिमानों के प्रसार को समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक मानते हैं। इस तर्क के अनुसार भूमंडलीकरण तो लोगों और संस्कृतियों को एक दूसरे के निकट लाता है। अब हम थोड़े से समय में ही लंबी लंबी दूरियों को आसानी से तय कर सकते हैं और भिन्न संस्कृतियों में पहुंच सकते हैं। दुनिया छोटी हो जाने पर हम साथ साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। भूमंडलीकरण होने से दूरदराज की जगह कम अनजानी, कम पराई हो जाती है। इसमें हमें संदर्भ के साझा बिंदु हैं। इससे अक्षमताएं कम होती हैं। इससे परस्पर निर्भरता को बढ़ावा मिलता है। यह एक सकारात्मक स्थिति है जिसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे राष्ट्र राज्य द्वारा स्थापित कृत्रिम सीमाएं मिट जाएंगी और स्थानीय संस्कृतियों को फलने फूलने का मौका मिलेगा। इससे समाज एक सूत्र में बंध जाएंगे और इससे लोगों के बीच टकराव की आशंका भी कम हो जाएगी। कुछ लोग भूमंडलीकरण के प्रौद्योगिकीय आयामों की जबरदस्त वकालत करते हैं। उनका तर्क है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान, विनियमनों आदि के प्रसार से रहन-सहन का स्तर उठाने में मदद हो रही है और कालांतर में इससे सेहत और स्वच्छता में सुधार हो रहा है। चिकित्सा दवाइयों के क्षेत्र में प्रगति होने से हमने पोलियो जैसी कुछ जानलेवा बीमारियों का सफाया कर दिया है और दूसरी बीमारियों पर काबू पा लिया है। अब प्रसव के दौरान कम स्त्रियों की मृत्यु होती है और शिशु मृत्यु दर भी काफी कम हो गई है। वायु प्रदूषण नियंत्रण की प्रौद्योगिकी का प्रसार होने से दुनिया के कई प्रमुख शहरों की हवा कुछ साल पहले की तुलना में अधिक सांस लेने योग्य अर्थात स्वच्छ हो गई है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोगों की औसत आयु में बढ़ोतरी हुई है। यह माना जा रहा है कि भूमंडलीकरण की सहायता से बढ़ाए जा सकने वाले आर्थिक विकास से आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और उससे मनुष्य के कष्ट, प्रदूषण और पर्यावरण के स्तर के गिरावट में कमी आएगी। फिर भी हर कोई इस तर्क से सहमत नहीं है।
इस विचार की आलोचना करने वाले वित्त और व्यापार के भूमंडलीकरण को उत्तर और दक्षिण के बीच बढ़ते अंतर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। भूमंडलीकरण का लाभ सभी समूहों को बराबर नहीं मिल रहा है, बल्कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब लोग और भी गरीब। जब दुनिया के 2 अरब लोग भीषण गरीबी में रह रहे हैं, तो तर्क यह दिया जाता है कि इस स्थिति में भूमंडलीकरण की बात करना मुश्किल है। जीवन के स्तर में सुधार की बात करना बेमानी है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि भूमंडलीकरण के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हैं। एड्स का फैलना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। धन और खपत बढ़ने से वाहनों, हवाई यात्राओं और ऊर्जा की जरूरत वाले यंत्रों पर निर्भरता बढ़ गई है और वैश्विक जलवायु परिवर्तन में यह भी एक कारक बन रहा है। उपभोक्ता जीवन शैली का भूमंडलीकरण हो जाने से अमीर देशों और संक्रमणकाल से गुजर रहे राज्यों में भी खपत में बढ़ोतरी हो रही है। इससे वैश्विक पर्यावरण पर और भी अधिक दबाव पड़ रहे हैं, क्योंकि अब और अधिक लोग अपने घरों को गर्म करने, फ्रिज का आनंद उठाने अथवा स्कूटर या कार की सवारी करने में समर्थ हो गए हैं। उपभोक्ता संस्कृतियों से जीवन स्तर में सुधार हो सकता है, किंतु वैश्विक पर्यावरण को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? भूमंडलीकरण ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है और उनमें से कई ठीक भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यह सोचते हैं कि भूमंडलीकरण एक नए प्रकार के साम्राज्यवाद का ही थोड़ा उन्नत रूप है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे थोड़े से अमीर देश विकासशील देशों की कीमत पर चला रहे हैं। वे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसी कई सही चिंताएं हैं जो भूमंडलीकरण के बारे में और श्रम, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के बारे में जताई जा सकती हैं। भूमंडलीकरण के सामाजिक आयाम पर बने विश्व आयोग ने फरवरी 2004 में अपनी रिपोर्ट ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जारी की। भूमंडलीकरण पर भिन्न हित और मत रखने वाले घटकों के प्रतिनिधियों के बीच ढांचाबद्ध संवाद का यह पहला प्रयास है। आयोग ने आम लोगों के नजरिए से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की जांच की और इस प्रक्रिया में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न तबकों से व्यापक परामर्श किया। रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 1. अस्थिर वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाओं के कारण अस्थिरता और असुरक्षा का व्यापक बोध बना हुआ है। सभी पक्ष सामाजिक सुरक्षा और आय सुरक्षा की और मजबूत व्यवस्थाओं को वरीयता देते हैं। 2. रोजगार और आजीविका को लेकर अत्यधिक चिंता है। हालांकि लोग और अधिक खुलेपन और परस्पर संबद्धता के पक्ष में हैं, फिर भी वे अपनी नौकरियों और आय पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत कम सकारात्मक हैं। 3. ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं हाशियों पर बनी हुई हैं, जिससे गरीबी हटने का नाम नहीं ले रही। कामगारों और उनके अधिकारों पर दबाव होने के कारण सारा प्रभाव नीचे की ओर पड़ रहा है। 4. इस बात को लेकर कई प्रकार की बहसें चल रही हैं कि बाजारों की भूमिका क्या है और प्रगति उन अनुचित वैश्विक नियमों से कैसे बाधित हो रही है, जो ताकतवरों का पक्ष लेते और सामाजिक प्रभावों की अनदेखी करते हैं। 5. मानवाधिकार और पर्यावरण से अधिक महत्व व्यापार और निवेश को दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक घाटे की स्थिति बनती है। 6. एक व्यापक पश्चिमी प्रभाव है जो घोर गरीबी के बीच उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित कर रहा है। 7. व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी के प्रति संतुलन के लिए सर्व शिक्षा को बढ़ावा देने और भूख की स्थितियों को कम करने पर जोर देना चाहिए। 8. मेजबान देश के कानून और श्रम मानकों को सम्मान देने के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियां असफल रही हैं। 9. विकासशील देशों को भूमंडलीकरण के नियमों के मामले में अपनी बात रखने का और अधिक अधिकार होना चाहिए और निर्धनतम देशों को और अधिक विकास संबंधी सहायता मिलनी चाहिए। 12. 4.
अतीत से सबक। दक्षिण एशिया के देश अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हाल के घटनाक्रमों से सबक सीख सकते हैं, जहां निगमों के हितों के आगे आवश्यक सेवाओं का समर्पण कर देने के भयंकर परिणाम हुए हैं। निगमों का एक निशाना पानी रहा है और अफ्रीका को गलाकाट बहुपक्षीय हस्तक्षेप से दोचार होना पड़ा है। मोजाम्बिक और तंजानिया दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की धमकी में आकर जल आपूर्ति का निजीकरण कर दिया है। 1999 में मोजाम्बिक को कर्ज से राहत की एक पूर्वशर्त के तौर पर अपनी 70% जल सेवाओं को यूरोपीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचना पड़ा था। पूरे अफ्रीका में जल उपयोगिताओं को पूर्ण लागत वसूली फुल कॉस्ट रिकवरी मॉडल के अंतर्गत ले आया गया है, जिसके अनुसार पानी का पैसा नहीं दे पाने वालों को पानी की आपूर्ति से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें उनके घरों से भी निकाल दिया जाता है। वर्ष 1994 से अकेले अफ्रीका में ही 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जल सेवाओं से वंचित किया जा चुका है और कोई 20 लाख लोगों को पानी के बकाया पैसे नहीं देने के कारण उनके घरों से निकाला जा चुका है। पैसे नहीं चुका पाने की यह स्थिति असामान्य नहीं है, क्योंकि जल सेवा के निजीकरण के बाद से ही पानी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। उदाहरणस्वरूप 1994 और 1996 के बीच फोर्ट बोफोर्ट की अश्वेत बस्तियों में सेवा शुल्कों में 600% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी कमरतोड़ दरों के परिणामस्वरूप असुरक्षित स्रोतों से पीने के पानी की खपत बढ़ गई है। घाना में विश्व बैंक ने सहायता की एवज में जल सेवाओं को बेचने की शर्त रखी। 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जल सेवाएं प्रदान करने के लिए बोली लगाई, जिनमें विवेंडी और बायवाटर जैसी कंपनियां भी थीं, जिनकी वार्षिक आय घाना के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) से भी अधिक है। यहाँ रोचक तथ्य यह है कि प्रस्तावित निजी क्षेत्रक भागीदार निगमों को जल प्रणालियों के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी तो देती है, किंतु उनके लिए सेवाएं प्रदान करने को आवश्यक नहीं ठहराती और इस काम को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है। लैटिन अमेरिका में पानी पर मुनाफाखोरी देखी गई है। वर्ष 1999 में बोलिविया ने जल आपूर्ति का निजीकरण कर दिया और उसके परिणामस्वरूप पानी के दामों में जो 200% की बढ़ोतरी हुई, उसके कारण उस देश के तीसरे सबसे बड़े शहर कोचाबम्बा में 8 महीने तक आंदोलन हुआ और निजी ठेकों को अंततः रद्द करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में तीसरी दुनिया के कई देशों में सेवाओं के उदारीकरण की ये बाध्यकारी वास्तविकताएं हैं, जिनकी ओर दक्षिण एशिया को ध्यान देने की जरूरत है। कानकुन में जिन बड़े मुद्दों पर विचार होना है, उनमें से एक है सेवाओं के व्यापार का और अधिक उदारीकरण। इसलिए इस बात की संभावना है कि दाइयों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पर्यटन गाइडों, अध्यापकों और वैश्विक वाणिज्य में नगण्य भूमिका निभाने वाले ऐसे अन्य सेवादाताओं के समझौतों के लिए कार्यसूची पर उससे प्रमुखता से चर्चा होगी। गेट्स के अंतर्गत सेवा व्यापार को 4 श्रेणियों में रखा गया है। इनमें से पहली श्रेणी है सीमा पारीय सेवा व्यापार (क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विस) की, जिसमें एक सदस्य देश के राज्य क्षेत्र से दूसरे सदस्य देश के राज्य क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाएं आती हैं। इनमें दूरसंचार अथवा मेल चैनलों के माध्यम से संपन्न होने वाली बैंकिंग अथवा भवन निर्माण की सेवाओं जैसे विषय शामिल हैं। विदेश में सेवाओं का उपभोग दूसरी श्रेणी है और इसमें वे स्थितियां आती हैं जिनमें पर्यटक अथवा रोगी जैसा कोई सेवा उपभोक्ता कोई सेवा लेने हेतु किसी अन्य सदस्य देश के राज्य क्षेत्र में जाता है। व्यापार सेवाओं की तीसरी श्रेणी है वाणिज्यिक उपस्थिति। इसका संबंध उन स्थितियों से है जिनमें एक सदस्य राज्य का कोई सेवा प्रदाता कोई सेवा प्रदान करने हेतु किसी अन्य सदस्य राज्य के राज्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, जिसमें परिसर का स्वामित्व अथवा पट्टा शामिल है।
अंतिम और शायद सर्वाधिक विवादित श्रेणी है लोगों की आवाजाही, और इसका संबंध एक सदस्य देश के लोगों के सेवाओं की आपूर्ति हेतु किसी अन्य सदस्य देश में प्रवेश से है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के गैट्स पूर्व अनुभव से यह संकेत मिलता है कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) के निर्देश के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं का उदारीकरण विकासशील देशों के लिए एक संवेदनशील मामला है। आलोचकों को आशंका है कि एक बार निजीकरण का प्रोत्साहन जोर पकड़ गया तो गेट्स वैश्विक सेवा प्रदाता निगमों को सार्वजनिक सेवाओं के मैदान में मारामारी की छूट दे देगा। इसके परिणाम विशेषकर दक्षिण अफ्रीकी के लिए गंभीर हैं, जिसकी विशाल जनसंख्याएं हमेशा इसके लिए तैयार होती है, क्योंकि आसान कमीशन के कारण ये वैश्विक समूहों के निशाने पर आसानी से आ जाती हैं। ये वे देश हैं जिसकी 35% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है और इसलिए निजी सेवाएं लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस मुद्दे पर बहस की जाए, क्योंकि दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था बातचीत के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्रकों को मुक्त करने को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। दक्षिण एशिया के देशों से कुछ केस अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनसे भूमंडलीकरण के बारे में लोगों की धारणाओं का पता चलता है। 12.5 दक्षिण एशियाई परिदृश्य। 12.5 एक बीज आत्महत्याएं। भारत भारतीय कृषि क्षेत्र के एक संकट का सामना कर रहा है, जिसे बीज आत्महत्याएं सीड सुइसाइड्स कहा जा रहा है। एक दशक से भी अधिक समय से खेतिहर समुदाय बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा है, जिन्होंने गरीब किसानों को खेती पर बड़ी रकम लगाने के लिए बाध्य कर दिया था। दूसरी ओर सैकड़ों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। दक्षिण भारत के एक राज्य आंध्र प्रदेश में भूमंडलीकरण पूरे जोर पर है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली छूट मिली हुई है। वहां 3 साल के अंदर 1000 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की। पूरे देश में किसान आत्महत्या जैसा हताशापूर्ण कदम उठा रहे हैं, और इसका कारण है भूमंडलीकरण और पूंजीगहन कृषि के प्रसार के परिणामस्वरूप उन पर बनने वाले नए दबाव। बीज तथा रसायन उद्योगों द्वारा विकसित की गई चतुराई भरी कार्यनीतियों से जुड़े भारी मुनाफों के वादे में भारी मुनाफों का प्रलोभन और महंगे सामान खरीदने के लिए आसान ऋण शामिल हैं। किंतु भूमंडलीकरण की वास्तविकता तो निगमों के प्रचार से और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के विशेषज्ञों और विभिन्न मंत्रालयों के अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित कृषि सामग्री और व्यापारिक उदारीकरण के वादों से भिन्न है। प्रमुख भारतीय पर्यावरणविद वंदना शिवा का कहना है कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने की महामारी उस दबाव का असली पैमाना है जिस दबाव में कृषि के भूमंडलीकरण ने भारतीय कृषि और भारतीय कृषकों को डाल दिया है। कर्ज और खराब फसल का होना ही मुख्य कारण है कि पूरे ग्रामीण भारत में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। कर्ज और फसल की बर्बादी ही औद्योगिक कृषि के उस निगमी मॉडल का परिणाम भी है जिसे भूमंडलीकरण के माध्यम से भारत में लागू किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित कृषि पूंजी गहन अथवा पूंजी केंद्रित है और उससे बीजों और कृषि रसायनों जैसी महंगी आंतरिक सामग्री की खरीद के लिए भारी कर्ज की स्थिति बनती है। यह पर्यावरण की दृष्टि से भी संवेदनशील है, क्योंकि यह प्रचलित की गई किस्मों के एक धान्य मोनोकल्चर पर और गहन कृषि के गैर सतत चलन पर आधारित है। अपने अध्ययन आत्महत्या के बीज सीड्स ऑफ सुइसाइड में वंदना शिवा ने भारतीय कृषि और भारतीय कृषकों पर व्यापारिक उदारीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया है। यह अध्ययन भूमंडलीकरण की सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागतों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। आंध्र प्रदेश की त्रासदी का अध्ययन गैर सतत कृषि के भूमंडलीकरण की इन ऊंची सामाजिक और पारिस्थितिकीय लागतों को रेखांकित करता है। ये इस राज्य के कपास उगाने वाले क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका अनुभव एक सभी क्षेत्रों की व्यापारिक स्तर पर और रासायनिक तरीके से उगाई गई फसलों में किया गया है।
जहां भूमंडलीकरण के लाभ बढ़ते बाजारों के माध्यम से बीज और रसायन निगमों को मिलते हैं, वहीं लागत और जोखिम पूरे के पूरे छोटे किसानों और भूमिहीन कृषकों के खाते में जाते हैं। सर्वाधिक फसल खराब होने के जोखिम को भूमंडलीकरण ने जिन तरीकों से बढ़ाया है, उनमें दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील संकर बीजों का चलन शुरू करना और कीटनाशक जैसी कृषि रासायनिक सामग्री पर और अधिक निर्भरता, जो संकर किस्मों के उपयोग से जुड़ी है। व्यापारिक उदारीकरण के अंतर्गत बीज क्षेत्रक के निजीकरण के परिणामस्वरूप फसलों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और उसमें पॉलीकल्चर की जगह मोनोकल्चर, एक धान्य का और खुली परागित किस्मों की जगह संकर किस्मों का उपयोग हुआ है। आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में यह परिवर्तन बहुत तेजी से किया गया है और वहां बाजरा, दाल और तिलहन पर आधारित एक मिश्रित कृषि व्यवस्था के स्थान पर संकर कपास के एक धान्य को अपना लिया गया है। कपास की फसल खराब होने का मुख्य कारण कीटनाशकों का अथवा नकली कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग रहा है। बहरहाल, कीटनाशकों के इस्तेमाल का गहरा नाता संकर बीजों से है। कीटनाशक तब आवश्यक हो जाते हैं जब फसल की किस्में और उन्हें उगाने के तरीके कीट आक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं। संकर बीजों से अधिक पैदावार होने की संभावना होती है, किंतु उनसे फसल नष्ट होने का खतरा भी अधिक होता है क्योंकि, जैसा कि आंध्र प्रदेश का अनुभव बताता है, ये बीज कीटों और रोगों की चपेट में भी अधिक जल्दी आ जाते हैं। एक धान्य कीट आक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता को भी और बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब उसी किस्म की वही फसल बार बार साल दर साल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो उससे कीटों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह कीटों की समस्या फसलों और फसलों के तरीकों की विविधता नष्ट होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई समस्या। कीट नियंत्रण का सर्वाधिक सतत समाधान है कृषि में जैव विविधता को पुनर्जीवित करना। कीट नियंत्रण की गैर सतत कार्यनीतियों में विविधता को कम करते हुए रासायनिक अथवा आनुवंशिक नियंत्रण की व्यवस्था होती है, जो कीटों से होने वाली क्षति से सबसे बड़ा बचाव है। जैसा कि कपास के संकट से दिखाई देता है, कृषि का भूमंडलीकरण पर्यावरण और किसानों के अस्तित्व दोनों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जैव विविधता नष्ट हो रही है, कृषि रसायनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और बढ़ते कर्ज के परिणामस्वरूप आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं। समाज विज्ञानियों ने यह अध्ययन इसलिए किया है ताकि व्यापारिक उदारीकरण के 7 वर्षों के प्रभाव का भी जायजा लिया जाए और एक अधिक सतत भविष्य के लिए नीतियों के निर्माण में सहायता भी हो जाए। केवल कृषि ही नहीं बल्कि पानी, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निशाना बन रहे हैं। नेपाल में एनरॉन का मामला और श्रीलंका में होने वाले खनन के प्रयास यह दर्शाते हैं कि लोग किस तरह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अस्वीकार कर रहे हैं। 12.5 2 एनरॉन विद्युत परियोजना, नेपाल। नेपाल की कर्नालीची सापानी जलविद्युत परियोजना से एनरॉन का हट जाना एक गलत नीतिगत निर्णय के खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध का एक आदर्श उदाहरण है। लगभग 2 वर्षों तक पीछे लगे रहने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी गैस तथा ऊर्जा कंपनी एनरॉन कॉर्प अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तथा विद्युत बाजारों में बदलते रुझानों का हवाला देते हुए 1998 में इस परियोजना से हट गई। एनरॉन का यह धमाकेदार फैसला तब आया जब 10,800 मेगावाट की कर्नाली परियोजना के सर्वेक्षण के लिए एक लाइसेंस दिए जाने का अनुरोध किए उसे 4 महीने हो गए थे। सितंबर 1996 में एनरॉन ने भारत और चीन को बिजली निर्यात करने के इरादे से परियोजना को विकसित करने के लिए 6 से 9 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव रखा था। एनरॉन की इस गाथा में ग्लोबल, वैश्विक और स्थानीय अर्थात वैश्विक और स्थानीय के लिए अनेक प्रासंगिक सबक हैं। स्थानीय स्तर पर नेपाल में कंपनी का पहला प्रयास ही क्षतिकारक था। कंपनी के प्रस्ताव से सबको आश्चर्य होना चाहिए था, इतनी बड़ी परियोजना एक कमजोर आर्थिक आधार,
संस्थागत क्षमता और बिगड़ते राजनीतिक संदर्भ वाले देश में कैसे खड़ी की जाएगी। यहाँ राष्ट्रवाद जैसी कोई बात नहीं है, यह तो सीधी सादी सच्चाई है। फिर जलविद्युत संयंत्र बनाने का कंपनी का कोई अनुभव भी नहीं था। शायद चतुर अधिशासी अपने निगमित अस्तित्व की आधारशिला के रूप में कार्य संस्कृति और पेशेवर अंदाज का टीमटाम दिखाना चाहते थे, और 2001 के अंतिम महीनों तक तो कम से कम यही दिखता था। कंपनी का यह दिखावा बिल्कुल धोखा देने वाला था। मूल रूप में तो एनरॉन एक निगम की मृगमरीचिका ही थी जो जनता को मूर्ख बनाने के लिए खड़ी की गई थी, और इसके नेताओं ने अपने आप को तो समृद्ध कर लिया जबकि कंपनी भरभरा कर बैठ गई। प्रत्येक समस्या के प्रति इस कंपनी का यही समाधान था कि वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव के बल पर अपना रास्ता बनाते चलो। इसके प्रबंधकों से कहा गया था कि वहां जाओ और हासिल करो, और उन्होंने ऐसा करने के लिए खेल के सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। सवालों को दबा दिया गया और कंपनी की अवैध मांगों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से भारत और नेपाल दोनों ही देशों के राजनीतिक तंत्रों को धता बता दिया गया। कंपनी इसे जारी रख भी कैसे सकती थी। वह अपने ही घमंड के बोझ तले ताश के महल की तरह ढेर हो गई। यह परियोजना लंबे अरसे से विवादों के घेरे में रही है, और एशिया और पश्चिम दोनों के ही पर्यावरणविदों और संरक्षण संगठनों ने इस तरह के विशाल बांध बनाने के खिलाफ दमदार तर्क रखे हैं। उन्होंने ऊंचे बांध और बैराज की परियोजनाओं का विरोध किया है क्योंकि उनके निर्माण से नदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत खतरा पैदा होता है, जिनका अस्तित्व पहले से ही खतरे में है। जहां एक नदी के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने के आर्थिक और राजनीतिक लाभ हैं, जिनमें स्वच्छ, अपेक्षाकृत सस्ती और भरोसे लायक जल विद्युत बनाना और सिंचाई तथा उद्योग के लिए पूरे साल भर ताज़ा जल उपलब्ध कराना शामिल है, वहीं इन लाभों को उस बड़ी पर्यावरणीय कीमत के बरक्स रखकर देखना चाहिए जो इसके बदले में हर हाल में चुकानी ही होगी। अगर नदी पर्यावरण में बहुत अधिक फेरबदल किया जाए तो उससे जैव विविधता का भारी नुकसान ही होना है, जिससे पूरी नदी पर्यावरण व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, जिसमें मछलियों की किस्में उसका अभिन्न अंग हैं। बांध केवल पानी के बहाव और गाद में ही बदलाव नहीं करते जिससे नदियों का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है, बल्कि वे नकली अवरोधक भी बना देते हैं, और इसके चलते पहले से ही संकटग्रस्त मछलियों और अन्य जलजीवों में भी विभाजन हो जाता है और वे अलग-थलग पड़ जाते हैं। मछलियों और उनके शिकार जीवों के प्रवास का प्राकृतिक स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाता है, और इसके परिणाम बहुत विनाशकारी भी हो सकते हैं। कर्नाली नदी में सूसू प्रजाति की अंतिम शेष आबादी पाई जाती है और उनमें आनुवंशिक दृष्टि से सक्षम काफी मछलियां हो सकती हैं। यदि चीसापानी परियोजना चालू होती है, जिसकी अभी भी संभावना है, हालांकि अभी तक किसी अन्य ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है, तो इससे इस संकटग्रस्त प्रजाति का प्लस भविष्य निश्चय ही अवरुद्ध हो जाएगा। नेपाल के निर्णय करने वाले और राय बनाने वाले प्रभावशाली वर्गों की इस परियोजना की खूबियों पर आम राय को देखते हुए देश में प्रश्न उठाने और चिंता जताने का काम असंतुष्ट नागरिक समाज समूहों पर आ गया था। ये चिंताएं विशुद्ध रूप में स्थानीय नहीं थी। इसी तरह के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हलकों में भी उठाए जा रहे हैं। 1990 में समाप्त होने वाले पंचायत युग से नेपाल के विकास की तुलना निर्यात प्रेरित विद्युत परियोजनाओं से की जाती थी। लोकतंत्र के दौर में विकास की परिभाषा में और बदलाव नहीं हुआ। एक नीति का अनुसरण करने और बाकी तमाम बातों को दरकिनार करने के चक्कर में राजनीति स्वयं अपनी क्षरण कर चुकी थी। सत्ता में बैठे किसी भी व्यक्ति ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि अनुचित लाभ कमाने का जिस निजी कंपनी का इतिहास रहा है, वह देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने में क्यों और कैसे सहायक होगी। लेकिन एनरॉन स्वयं ही समय रहते ढेर हो गई। 12.5 3 खनन परियोजना, श्रीलंका।
जब श्रीलंका में सरकार ने फॉस्फेट की खानों को संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पारदेशीय अथवा पराराष्ट्रीय कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी (टीएनसी) के हाथों में देने का विचार किया, तो वहां के वैज्ञानिकों, श्रमिक संगठन कार्यकर्ताओं और पुरोहितों ने उत्तर पूर्वी श्रीलंका के किसानों का साथ दिया। यह एक और उदाहरण है पर्यावरण के खतरे पैदा करने वाली वैश्विक आर्थिक ताकतों के खिलाफ लोगों की सामूहिक कार्यवाही का। इस विरोध का नेतृत्व इप्पेवाला फॉस्फेट खानों की सुरक्षा के लिए बनी समिति ने किया और कोलंबो के श्रमिक संगठनों, वैज्ञानिकों और श्रीलंका के मुख्य धार्मिक समूहों के पुरोहितों ने इसमें भागीदारी की। अमेरिका के एक समूह आईएमसी एग्रो के नेतृत्व में निर्यात के लिए फॉस्फेट उर्वरक बनाने हेतु विदेशी खनन कंपनियों के एक समूह को इप्पेवाला स्थिति फॉस्फेट की प्रचुर चट्टानों को बेच देने के लिए सरकारी प्रयासों के संदर्भ में इस मुद्दे पर बहस हुई। आईएमसी एग्रो तो आईएमसी ग्लोबल इंक और फ्रीपोर्ट मैकमोरन रिसोर्सेज पार्टनर्स के विलय से बनी है, जो इस योजनाओं के प्रारंभ से ही उससे जुड़ने वाली कंपनी थी। यह योजना 56 वर्ग किमी के दायरे में संचालित है और इससे 26 गांवों के कोई 12,000 लोगों का पुनर्स्थापन होता। बौद्ध विहार, स्कूल और बड़ी संख्या में सरकारी इमारतें भी नष्ट हो जातीं। पहले तो सरकार ने फॉस्फेट भंजर की अच्छी खासी कीमत के कारण इस परियोजना को चालू करने का फैसला किया था, जबकि 25 साल पहले खोजे जाने के बाद से इन भंडारों का उचित उपयोग नहीं हुआ था। बाद में यह फैसला किया गया कि इस परियोजना को किसी विदेशी फर्म के हाथों में दे दिया जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के पास फॉस्फेट के इस विशाल भंडार के दोहन के लिए न तो तकनीकी ज्ञान था, न पूंजी और न ही आवश्यक मशीनरी। फॉस्फेट का वार्षिक खनन आज के 40,000 टन के मुकाबले लगभग 12 लाख टन होता। स्थानीय वैज्ञानिक 3,50,000 टन तक खनन को सुरक्षित मानते थे, जिससे पर्यावरण और भावी इस्तेमाल भी प्रभावित नहीं होता। इप्पेवाला श्रीलंका के उत्तरी मध्य प्रांत के अनुराधापुरा से कोई 50 किमी दूर केकिरावा के निकट स्थित है। इस पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी नहरें कालावेवा के पानी को छोटे छोटे तालाबों में पहुंचाती हैं और इन सबको बड़ी सावधानी से इप्पेवाला फॉस्फेट भंडार जैसे चट्टानों से भरे इस क्षेत्र के प्राकृतिक जल विभाजकों के हिसाब से तैयार किया गया है। अनुमान है कि पानी साफ होता है तो फॉस्फेट जयगंगा में पहुंच जाता है। इप्पेवाला का इस क्षेत्र की उर्वरता में अद्भुत योगदान है, जो युगों से श्रीलंका का एक प्रमुख धान पात्र रहा है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृश्यों, प्राकृतिक जल विभाजकों और आत्मनिर्भर संरक्षण पर्यावरण तंत्र के लिए मशहूर है। यह क्षेत्र संकटग्रस्त वन्यजीवों की सुरक्षा करता है, क्योंकि यह वर्षा जल की एक एक बूंद का और एक एक इंच अच्छी मिट्टी का सदुपयोग करके न केवल कृषि को सहारा देता है, बल्कि दुर्लभ जड़ी बूटियों और उपयोगी जंगली फलों से भरपूर पुराने जंगलों के अटूट विस्तार को भी संभालता है। प्राकृतिक जल विभाजकों के हिसाब से सावधानीपूर्वक किया गया यह संशोधन एक जटिल मानव निर्मित तंत्र का ही हिस्सा है। इस क्षेत्र के गांव वाले इन जंगलों में काफी समय बिताते हैं और वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे शब्दशः पुराने जमाने के माली हैं। यहाँ का एक भी पौधा बेकार नहीं है और जंगलों में जगह ज्ञात और अज्ञात पुरातात्विक स्थल है। शताब्दियों पहले प्राकृतिक रूप ग्रहण करने वाली इन पर्यावरण व्यवस्था ने 2000 वर्षों से भी अधिक समय से अतिरिक्त कृषि उत्पादन किया है। सरकार ने फॉस्फेट के प्रारंभिक खनन के लिए 56 वर्ग किमी भूमि चिह्नित की है, जहां लगभग 87 गांव स्थित है। प्रभावित क्षेत्र में प्राचीन गांवों के निवासी उन्हीं लोगों के वंशज हैं, जिन्होंने शताब्दियों से मानव दक्षता के इस अविश्वसनीय कारनामे की प्रचुरता का भोग किया है। उनके मंदिर वही मंदिर हैं जिन्हें उनके पूर्वजों ने बनाया था। वे उन्हीं स्तूपों को पूरा करते हैं जो उस समय बनाए गए थे जब उनके गांव के तालाबों की खुदाई 2000 वर्ष पहले की गई थी। हरेक गांव में शव गाड़ने और जलाने, सोहन पिटिया के लिए जो एकड़ों में फैले जंगल हैं,
वे उन्हीं पूर्वजों की अस्थियों से भरे हैं। इप्पेवाला योजना की पड़ताल करने वाले अनेकानेक श्रीलंकाई और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, विद्वानों, पर्यावरणविदों और पत्रकारों ने चेतावनी दी है कि यदि इस परियोजना को चालू किया गया तो इस क्षेत्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये नकारात्मक परिणाम इप्पेवाला स्थित मौजूदा श्रमकेंद्रित और धीमे खनन वाली परियोजना के साथ साथ हैं, जिससे फॉस्फेट पर्वत भी शताब्दियों तक खाली नहीं होगा और हमेशा श्रीलंका की उर्वरक निर्यात की जरूरतों की पूर्ति होती रहेगी। न्यूजीलैंड के एक अध्ययन समूह ने इसे और तेजी से खाली करने का जो वैकल्पिक सुझाव दिया है, उसमें यह पता चला है कि श्रीलंका सरकार खुद प्रारंभिक निवेश के लिए स्थानीय स्तर पर निर्यात योग्य उर्वरक का उत्पादन कर सकती है। अधिकतम स्थानीय लाभ के स्रोत इप्पेवाला फॉस्फेट भंडार के दोहन हेतु वैकल्पिक प्रस्तावों को देखने के बजाय अपेक्षाकृत अधिक हानिप्रद और कम लाभदायक प्रस्ताव पर काम करने की सरकारी इच्छा में तर्क का अभाव दिखाई देता है। सच तो यह है कि इस 56 वर्ग किमी के क्षेत्र में कोई भी स्थान महत्वहीन नहीं है, क्योंकि ऐसी 1 इंच भी जमीन नहीं है जहां किसी का घर या किसी की रोजी रोटी नहीं है। वह प्राचीन शुद्ध शुष्क क्षेत्र जंगल का ही एक हिस्सा है। विशेषकर पिछले 200 वर्षों में इप्पेवाला इस क्षेत्र में पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, ये जंगल असंख्य शताब्दियों पहले औषधि उपवनों के रूप में ही लगाए गए थे। इनसे जो उत्पाद मिलते हैं, उनसे आसपास के गांवों में रहने वालों का जीवन आरामदेह संभव होता है और औषधियों के अतिरिक्त उनसे हर प्रकार की भोजन सामग्री, ईंधन, करी पत्ता और दुर्लभ मशरूम जैसी नकदी फसलें, तालाब की मछलियाँ और भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है। यही नहीं, ये अविकसित जमीनें तमाम किस्म के वन्य जीवों के आत्मनिर्भर घर भी हैं और वे महत्वपूर्ण इतिहास और अवशेषों से परिपूर्ण हैं। इस परियोजना में भारी संख्या में लोगों का विस्थान भी शामिल है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रारंभिक खनन क्षेत्र में रहने वाले 12,000 परिवारों के 40,000 लोग और बफर क्षेत्र में रहने वाले कोई 5,000 लोग इस परियोजना से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त इसे खतरनाक उपोत्पाद भी निकलेंगे, कैंसरजनक धूल और चट्टानों के अवशिष्ट, शोर, विषैले तत्व और भूजल का प्रदूषण। जो लोग विस्थापित नहीं होंगे उन पर भी परियोजना के दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि फॉस्फेट का खनन सबसे गंदा और पर्यावरणीय अतिक्रमण वाला काम है। यही नहीं, जायंट्स कैनाल का 6 मील लंबा हिस्सा इस परियोजना की भेंट चढ़ जाएगा, जबकि इस नहर के पास ही खनन का काम होने से इस क्षेत्र का सारा जल प्रदूषित हो जाएगा। समूची कालावेवा जयगंगा जल तथा मृदा संरक्षण पर्यावरण व्यवस्था को संभालने वाले जटिल सामाजिक, प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिकीय नेटवर्क गड़बड़ा जाएंगे। एक बौद्ध भिक्षु की अध्यक्षता में इप्पेवाला फॉस्फेट को बचाने के लिए बनी जमीनी स्तर की समिति इस योजना के विरुद्ध तभी से काम कर रही है जब 1990 के दशक के प्रारंभ में पहली बार इसकी गुप्त वार्ता की खबर लीक हुई थी। यह समिति 1996 में तब विशेष रूप में सक्रिय हुई जब 1994 में इस क्षेत्र का समर्थन प्राप्त करने वाली सरकार ने इप्पेवाला को जिम बॉब मोफेट के समूह फ्रीपोर्ट मैकमोरन के हाथों में दे देने के लिए अपनी गुप्त वार्ता शुरू कर दी थी। प्रसंगवश यह समर्थन श्रीलंका के राष्ट्रपति के इस वादे पर दिया गया था कि इप्पेवाला फॉस्फेट भंडार को विदेशी कंपनियों के हाथों में नहीं दिया जाएगा। पहली जनविरोधी रैली श्रीलंका के अनुराधापुरा में 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर फरवरी 1998 में निकाली गई। इस रैली में भाग ले रहे अनुमानित 20,000 लोगों ने श्रीलंका की प्राचीन सभ्यता की इस मुख्य भूमि को नवोपनिवेश के हाथों अपवित्र किए जाने के विरोध में पवित्र बोधि वृक्ष के समीप भूख हड़ताल की। उसके बाद कोलंबो में फरवरी 1998 में और इप्पेवाला में जून 12। 7 विकल्प
भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन केवल नीति निर्धारकों और बाजार को बढ़ावा देने वालों पर आरोप ही नहीं लगाते रहे हैं, बल्कि विश्व के सतत भविष्य के लिए विकल्प भी सुझाते रहे हैं। विश्व सामाजिक मंच ने साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण और नवोदारवादी आर्थिक नीतियों के खिलाफ कई ऐसे विकल्प प्रस्तुत किए हैं। इस मंच की संकल्पना एक और विश्व संभव है के नारे पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य नवोदारवादी आर्थिक नीतियों का और पूंजीवादी नेतृत्व वाले भूमंडलीकरण द्वारा प्रस्तावित संरचनाओं का विरोध करना था। इसका प्रयास है कि विकल्पों पर चर्चा के लिए, अनुभवों के आदान प्रदान के लिए और सामाजिक आंदोलनों, कामगारों के संघों और गैर सरकारी संगठनों के बीच गठबंधन को मजबूत करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रकों के बीच संवाद का अवसर देने के लिए एक जगह दी जाए। इसका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी होना चाहिए और विकासशील देशों के नागरिक समूहों को इन शक्तिशाली संस्थाओं में अपनी बात रखने का और अधिक मौका देना चाहिए। नागरिक समूहों को यह लगता है कि यह संभव नहीं है कि केवल मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर यह मान लिया जाए कि इससे अंततः पर्यावरण को लाभ होगा। पर्यावरण की अल्पावधि की कीमत अत्यधिक ऊंची भी हो सकती है। अगर हम एशिया के लोगों को आर्थिक और वित्तीय भूमंडलीकरण के रास्ते पर चलते रहना है, तो यह अनिवार्य है कि हम वैश्विक नियम भी बनाएं और उन नियमों को लागू करने के तंत्र भी विकसित करें, जिनसे पर्यावरण की और मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। हमारा यह भी तर्क होगा कि हम ऐसी प्रणालियां विकसित करें जिनके परिणामस्वरूप दुनिया में धन का अधिक उचित वितरण हो। समीर अमीन और विश्व सामाजिक मंच से जुड़े अन्य बुद्धिजीवियों का तर्क है कि तीसरी दुनिया के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को एकजुट होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि एशिया और दक्षिण एशिया के देश वैश्विक ताकतों का मुकाबला करने के लिए आपस में हाथ मिलाएं। क्षेत्रीय अथवा उपक्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के ये प्रयास तब सचमुच अनिवार्य हो जाते हैं जब संबंधित देशों के बीच संसाधनों की साझेदारी होती है और जब साझा अवसरों को जमा करने के अवसर उपलब्ध होते हैं। जहां हमें इस प्रकार के सहयोग से होने वाले लाभ की संभावनाओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए, वहीं हमें यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये प्रयास प्राकृतिक सरोकारों पर आधारित हों और इनमें प्रत्येक भागीदार देश के लिए लाभ में उचित हिस्सेदारी हो। तेज आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपक्षेत्रीय प्रयासों के अंतर्गत कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए। इनमें टैरिफ और कराधान का सरलीकरण और गैर टैरिफ अवरोधों को हटाना शामिल है। क्षेत्र में उपक्षेत्रीय सहयोग को सार्थक बनाने के लिए मौजूदा परिप्रेक्ष्यों के व्यापक विन्यास को ध्यान में रखना होगा। क्षेत्र में एक कामचलाऊ आर्थिक सहयोग विकसित करने की अच्छी संभावनाएं हैं, जिससे यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भारी उत्थान को सुनिश्चित किया जा सकता। किंतु इन संभावनाओं पर क्षेत्र के देशों के बीच भारी व्यापारिक असंतुलनों का ग्रहण लग रहा है। व्यापार में उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले और सबसे अधिक जोर बुनियादी सुविधाओं के समूचे नेटवर्क के विकास पर देना होगा, जिसमें मुख्य रूप में परिवहन, दूरसंचार और बैंकिंग आते हैं। सड़क और रेल नेटवर्क के बीच इस समय जो अंतर है, उसकी भौतिक बाधाओं को दूर करना होगा। किसी देश विशेष की आर्थिक संप्रभुता के शासन में पारगमन सुविधाओं को निश्चित करना होगा और उनका सम्मान करना होगा। 12.8 सारांश। हमने अभी जो कुछ पढ़ा, आइए उसका सारांश देखें। भूमंडलीकरण के अनेक आयाम हैं। यह अत्यधिक सकारात्मक दिखाई देता है, किंतु गरीबों के हित में इसका काम नकारात्मक है। हमें भूमंडलीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानना है जो जारी रहेगी और अनेक प्रकार से अनिवार्य भी है। साथ ही इसे स्वीकार्य मानकर नहीं चलना चाहिए और इसे समझने का और इसके निहितार्थों पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां भूमंडलीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, और ये संस्थाएं एशियाई देशों पर विशेष रूप में ध्यान केंद्रित कर रही हैं। पर्यावरण पर भूमंडलीकरण के निहितार्थ अत्यंत खतरनाक हैं और लोगों के सतत भविष्य के लिए बाधक हैं। विशेषकर उदारीकरण के बाद, सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वे उनके देश में निवेश करें, परंतु वे इसमें पारिस्थितिकीय क्षतियों और पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार नहीं कर रही हैं। भारत में बीज कंपनियों को निमंत्रण देना, नेपाल की एनरॉन जैसी महापरियोजनाओं के लिए विदेशी फर्मों को निमंत्रण देना और बड़े पैमाने पर खनन का निजीकरण संसाधनों के दुरुपयोग के सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं। बड़ी बड़ी रकमें लगाने वाली विदेशी कंपनियां केवल अपने मुनाफे के लिए काम कर रही हैं और एशियाई तथा अन्य ऐसे ही देशों का इस्तेमाल अपने कचरे के लिए डलावघरों के तौर पर कर रही हैं। किंतु सारी दुनिया में लोग सार्वजनिक संसाधनों के निजीकरण और भूमंडलीकरण के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और वैश्विक बाजार को बढ़ावा देने वालों की चालों का एक स्वर से विरोध कर रहे हैं। जब जब भूमंडलीकरण के पोषक और वैश्विक व्यापार के सहभागी वैश्विक व्यापार नीति निर्माण पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अपनी बैठकें बुलाते हैं, तब तब लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज कराते हैं और इस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। लोग क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय मंचों की ओर देख रहे हैं कि केवल आर्थिक संप्रभु पर्यावरणीय सततता की भी रक्षा हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।